नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। वाम सेक एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ 40वां उत्तर प्रदेश राज्य अधिवेशन 16 अगस्त को हुआ। स्थान महल रिजॉर्ट, अहमद चौराहा, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्षता पवन मेश्राम। वाम सेक के पदाधिकारियों ने जनसभा को समझाने का प्रयास किया। पेश एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें प्रोफेसर RR इंडियन, प्रदेश अध्यक्ष वाम सेक उत्तर प्रदेश। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महानायकों एवं महानायिकाओं को नमन करता हूँ, जिनके संघर्ष की वजह से हम लोग इस प्रकार मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। साथ ही साथ आप कार्यक्रम में जो हमारे अतिथिगण हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के साथी विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं, आपका भी हार्दिक रूप से स्वागत है अधिवेशन में। जैसा कि आपको पता है, यह वाम सेक एवं राष्ट्रीय मूल निवासी रहा राज्य अधिवेशन। साथियों, आप जानते कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है। कर्मचारी अधिकारियों का संगठन होते हुए भी यह केवल कर्मचारी अधिकारियों के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि उस समाज के लिए बनाया गया है जिस समाज से हम लोग आते हैं। और वाम सेक अपने लोगों के अंदर सामाजिक ऋण की भावना पैदा करके अपना बुद्धि, श्रम, हुनर, श्रम, पैसा समाज हित में लगाने के लिए समाज को प्रेरित कर रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पे हमें कामयाबी भी मिल रही है। साथियों, वाम सेक संगठन जो महापुरुषों का अधूरा मिशन है उसे पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है। वाम सेक का अपना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वाम सेक का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि जो हमारे महापुरुषों का उद्देश्य है, हमारे महापुरुषों का है, जो अभी तक अधूरा है, उसे पूरा करने के लिए बनाया गया संगठन है। अगर आप देखेंगे तो बैनर में जितने भी हमारे महापुरुष का चित्र लगा हुआ है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन महापुरुष हुए, सभी लोगों ने एक काम किया। तरीका समय समय पे अलग रहा, लेकिन सभी महापुरुषों का काम एक था। वो काम ये था व्यवस्था परिवर्तन का कार्य। चूंकि साथियों, हमारे महापुरुषों ने व्यवस्था परिवर्तन का मूवमेंट चलाया। कौन सी व्यवस्था? इस देश में दो व्यवस्था काम करती है। एक व्यवस्था हमें गुलाम बनाने का काम कर रही है, और एक व्यवस्था जो हमें आजाद करने की व्यवस्था है, उसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, उस मिशन आंदोलन को चला रहे हैं। तो जिस अनुपात में, चूंकि दुश्मनों की व्यवस्था क्या है, गैर बराबरी, भेदभाव, ऊंच नीच, अस्पृश्यता, यो गुलाम बनाने की, जाति बड़ की व्यवस्था है। तो हम लोग उस व्यवस्था को समाप्त करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पे आधारित समाज की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे महापुरुषों ने जब सामाजिक मूवमेंट चलाया तो दुश्मनों की व्यवस्था कमजोर पड़ी। हमारे महापुरुषों ने जब व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चलाया तो दुश्मनों की व्यवस्था कमजोर पड़ गई। उदाहरण के लिए, कभी हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो जब 1848 से लेकर 1956 हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया तो हमें पढ़ने का अधिकार मिल गया। हमें कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, आज हमारे लोग सोफा पे बैठते हैं,
सोफा पे बैठने का अधिकार मिल गया। पानी पीने का अधिकार नहीं था, बिस्लरी का पानी पीने लगे। जिनका कोई मान सम्मान नहीं था, पशुओं से बदतर जिंदगी था, ऐसे लोगों को लोग नमस्ते करने लगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ, ये महापुरुषों द्वारा चलाया गया जो मूवमेंट आंदोलन है, इसकी वजह से हुआ। अर्थात दुश्मनों की व्यवस्था हमको पढ़ने से रोकती थी, हमारे महापुरुषों ने मूवमेंट आंदोलन चलाया, पढ़ने का अधिकार मिल गया, धन रखने का अधिकार मिल गया। मतलब वो अधिकार मिले क्योंकि दुश्मनों की व्यवस्था कमजोर हुई, लेकिन दुश्मनों की व्यवस्था खत्म नहीं हुई। चूंकि पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई, इसलिए पूर्ण रूप से अधिकार अभी भी हमें मिले नहीं है। तो साथियों, ये वामसेव का जो मूवमेंट आंदोलन है, उस व्यवस्था को पूर्ण करने का है, उस व्यवस्था को समाप्त करने का है, ताकि मूल्यवासी बहुजन समाज को संपूर्ण अधिकार मिल सके, मानवीय अधिकार मिल सके, और पुनः हम इस देश को सोने की चिड़िया बना सके, पुनः इस देश को हम विश्व गुरु बना सके। इस अभियान को लेकर ये वामसेव इस देश में मूवमेंट अपना आंदोलन चला रहा है। साथियों, उसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, चूंकि हमारा प्रत्येक साल राज्य अधिवेशन होता है, चूंकि साथियों आप जानते हैं ये जो राज्य अधिवेशन है, इसमें जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और समाज के विभिन्न क्षेत्र के विद्वत जन जो हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो वक्ता के रूप में हैं, उनको धैर्यपूर्वक सुनना होगा, उनको समझना होगा। जो साथी यहाँ बोलने आता है, जो वक्ता हमारा बोलने आता है, वो सामान्य लोग नहीं है। सैकड़ों किताब पढ़ेंगे तब वो जानकारी मिलेगी, तब भी वो जानकारी आपको ना मिले। तो उनकी बातों को बड़े ध्यान पूर्वक और एक धैर्य से हमें सुनना है। सुनना ही नहीं है, उसको समझदारी में परिवर्तित करना, उसको दिमाग में रखना है। क्योंकि साथियों, अगर सुनोगे तो जानकार बनोगे, जानकार बनोगे तो समाज में जाके लोगों को जगा सकते हो। क्योंकि होता क्या है, होता क्या है, अगर आप खुद ही नहीं जगे हो तो दूसरे को नहीं जगा पाओगे। जो मोमबत्ती जलती है वही बुझी को जला सकती है, जो खुद बुझी है वो दूसरे को नहीं जला पाएगी। तो ये आपको समझाने का, बताने का, तो ये ट्रेनिंग का एक तरीके के प्रोग्राम है। तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। साथियों, जिन साथियों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। स्वावलंबी आंदोलन चला रहे हैं, हम आत्मनिर्भर आंदोलन चला रहे हैं, और वो जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके खाने के लिए है, वो आपकी व्यवस्था मैनेज करने के लिए है। ये व्यवस्था दुश्मनों की पैसे से नहीं चलते, हमारे लोगों के पैसे से चलते हैं। तो जिन साथियों ने नहीं किया वो अपना करा लेंगे। और एक बात कहते हुए कि ये हाल एसी लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े इसमें कूलर चल रहे हैं। तो जब अभी ठंडा हो जाएगा, आप आराम से बैठोगे तो जाग के आए हो, रात में आप थक के आए हो तो आपको नींद आएगी, क्योंकि अनैच्छिक क्रिया है, आएगी। लेकिन अगर आप वक्ताओं के बोलते समय सो गए तो आप तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो लोगों को क्या बताएंगे? फिर अपना पैसा लगा के, बुद्धि लगा के, हुनर लगा के, सब कुछ श्रम करके आप यहाँ आए हैं। अगर आप सो गए तो आप सुनेंगे क्या? तो साथियों, नींद तो आएगी। मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को नींद आना चाहे, लेकिन उनके बगल में जो जाग रहे हैं, हम उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं। अगर आपके बगल कोई सो रहा है तो आपकी गलती मानी जाएगी, क्योंकि साथियों यहाँ ये लागू रहेगा और समाज में भी ये लागू है, जागो और जगाओ। तो इस हाल में भी लागू होगा। साथियों, इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की जा रही है, आप लोग पूर्वक सुनेंगे। इतनी ही बात कहते हुए धन्यवाद। जय मूल्यवासी। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर आर इंडियन साहब, आपके द्वारा वामसेव का उत्तर प्रदेश का 40वां जो राज्य अधिवेशन है, इसकी विधिवत प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। वक्ताओं के हमारे बीच में जो सम्मानित वक्ता गण विराजमान हैं, उनके इस फेरिस्त में मैं पहला नाम आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूं।
आप हैं डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी। डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी, आप पूर्वांचल जोन प्रभारी इम्पा उत्तर प्रदेश हैं। डॉक्टर राजेंद्र पटेल जी। धन्यवाद महोदय। इस हाल में मंच पर बैठे हुए हमारे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारीगण, सामने हाल में बैठे हुए विभिन्न जिलों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, मैं अपने सभी मूल निवासियों को जय मूल निवासी बोलता हूँ। अपने कुछ बात रखने के पहले मैं अपने समाज के सभी बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, वीरांगनाएं हैं, सबको नमन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में जो विषय लगाए गए हैं आप सबकी जानकारी में है। पहला विषय जाति आधारित जनगणना पे है। सरकार कह चुकी है कि जाति आधारित जनगणना करूंगा, लेकिन उसमें कुछ संशय है, उसी पे यहाँ पे डिबेट है। अगर इसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना हो कि सरकार इसको करेगी कि नहीं करेगी, तो मेरा उत्तर होगा ना। ऐसा इसलिए होगा कि जाति आधारित जनगणना के आधार पे जो डाटा आएगा उससे हम मूल निवासी बहुजनों को अधिकार मिलने वाला है। और जब जब भूतकाल में इस मूल निवासी बहुजन को रही है, उसने कहा है कि मैं दूंगा, लेकिन जब देने की बात आई है तो नहीं दिया है, उससे मुकर गया। तमाम उदाहरण पीछे पड़े हुए हैं। जब यहाँ पे अंग्रेजों की सत्ता थी, तमाम कुरीतियों में बहुजनों ने हमें जकड़ा हुआ था। अंग्रेजों के आने पर भी इन आर्य ब्राह्मणों ने उनसे रोटी बेटी का रिश्ता किया और संबंध बनाया, उनके भी सत्ता में शामिल हुए। लेकिन जब हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और अंग्रेजों ने यहाँ की व्यवस्था को समझा, तो यहाँ की कुरीतियों को मिटाना शुरू किया। और जब जब किसी भी कुरीति को मिटाने का प्रयास किया, ये आर्य ब्राह्मण शैतान चिल्लाया कि हमारे धर्म का मामला है, इसमें हस्तक्षेप मत करो। ये बात अलग है, हमारे लोग संघर्ष करते रहे, हमारे महापुरुष संघर्ष करते रहे, तमाम निर्णय अंग्रेजों ने हमारे पक्ष में लिए और उन कुरीतियों से हमें छुटकारा मिला। देश की आज़ादी जब करीब करीब मुहाने पे आई, यहाँ के मूल निवासियों को क्या अधिकार देना है, यहाँ की क्या स्थिति है, हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, अंग्रेजों की जानकारी में डाला। यहाँ की स्थिति की जानकारी के लिए साइमन कमीशन आया। उस साइमन कमीशन के बारे में जब मैं भी स्कूल में पढ़ता था तो ये पढ़ाया गया कि आज़ादी की लड़ाई के लिए गांधी जी ने साइमन गो बैक करके बहुत बड़ी लड़ाई ली, बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उसको उस समय मैं भी मानता था। लेकिन जब से इस मंच से जुटा हूँ, इस संगठन से जुटा हूँ, तब से ये पता लग रहा है कि वो साइमन गो बैक भारत की या किसी की आज़ादी का नहीं, हमारे आपकी गुलामी का मामला था। साइमन गो बैक, जिससे वो यहाँ के लोगों को स्थिति का पता न लग पाए और हमें कोई हक अधिकार न दे पाए। उसके बावजूद हमारे महापुरुषों ने जगह जगह साइमन कमीशन का सम्मान किया। बहरहाल मामला खत्म नहीं हुआ। फिर यही अधिकार देने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में होता है, वहां पर भी ये ब्राह्मण बनिया वर्ग, वहां पर भी जो हमें हक अधिकार मिलने चाहिए उसका विरोध करता है। अभी चर्चा हुई है, इंडियन साहब ने कहा है
हम कुर्सी पर नहीं बैठ पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे। ये सारी व्यवस्थाएं होते हुए, छूत अछूत होते हुए, यहाँ के ब्राह्मण बनिया ने वहाँ झूठ बोला कि हम लोग भारत में मिलजुल के रहते, किसी तरह की असमानता नहीं है। बाबा साहब तैयारी से गए हुए थे, ये चीज़ें हो सकती हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस कई चरण का चला, पूरा डिटेल बताने में विषय अलग हो जाएगा। बस खाली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये गणना भी क्यों नहीं कराएगा वो। एक औजार ले गए थे, उन्होंने अपने झोले से निकाला, गांधी तुम कहते हो कि सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और सभी लोग सभी काम करते हैं, ये बताओ ये कौन सा औजार है, क्या नाम और किस काम में आता है। क्योंकि बात तो थी नहीं, गांधी जी झूठ बोल रहे थे, नहीं बता पाए, दाएं बाएं झांकने लगे। और औजार वो था जिससे चर्मकार चमड़ा छिलता है, जिसको गांधी जी ने कभी देखा भी नहीं होगा। अंग्रेजों को पता लग गया कि नहीं, भारत में ये बात है, असमानता है। अपनी कोशिश से अंग्रेजों को मोटिवेट करके बाबा साहब वहाँ से कम्युनल अवार्ड लेके आए। जब गांधी को पता लगा कि ऐसा ऐसा वहाँ हुआ है, तो वहीं पर उल्टा सीधा बयान दिया और बाबा साहब के आने से पहले यहाँ खुद आया। अंग्रेजों को जानकारी हुई कि गांधी यहाँ विरोध करेगा, गांधी को पकड़ के जेल में डाला कि यहाँ की परिस्थिति बिगड़ने ना पाए। उसके बावजूद भी जब बाबा साहब वो अवार्ड हमारे आपके लिए लेके आए तो जेल में अनशन किया कि एक कम्युनल अवार्ड लागू नहीं होना चाहिए। और अनशन ऐसा वैसा नहीं, आमरण अनशन, मर जाऊंगा लेकिन ये अधिकार किसी को मिलने नहीं दूंगा। उसके साथियों ने कहा क्या इन मूल निवासी बहुजनों को या पिछड़े लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके संसद में भेज करके कुन भट्टों से हद चलवाना है, तेली को तेल निकालना है, चमार को चमड़ा छिलना है। इसलिए अगर इन्हें लेश मात्र भी अधिकार मिलता है तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मैं अंग्रेजों का गुलाम रहना पसंद करूँगा। किसी ने कहा अगर इस समाज को जरा सा भी अधिकार मिलता है तो यहाँ के लोग हमारा मरा हुआ मुंह देखेंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब जब भी हमें आपको अधिकार मिलने की बात आई है, ये शैतान ब्राह्मण चिल्लाया है नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण के समय की वही बात है, हमें संख्या के हिसाब से कितना मिलना चाहिए, इतना कितना, उसमें भी समस्या हुई, आज तक पूरा लागू नहीं हुआ। और इस जनगणना के पीछे मकसद ये है हर समूह की संख्या का पता लगे, कौन कितना है और उसकी संख्या के हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले। जिसने आज तक मान सम्मान तक नहीं दिया, क्या वो देना चाहेगा? और जब नहीं देना चाहेगा तो क्या ये गणना कराएगा? और कुछ तथ्यों पे जाइए। जो सरकार आज गणना कराने की बात कर रही है, इसने कहा हमारे देश में जातियां है ही नहीं है, हमारे देश में जाति है ही नहीं है। जाति गणना के कराने के खिलाफ जो है कोर्ट में क्या कहते हैं वो दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया, जो ये कहता है जातियां होती नहीं है और तुम आज करने की बात करो तो किस चीज की गणना करोगे? गौरी नगर में तो जाति है ही नहीं है, तो गणना किस बात की करोगे? और जब सबकी कभी सुनने में आता इनकी होगी, उनकी होगी, उनकी नहीं होगी। अरे हमारी मांग ये है कि सबकी करो, ब्राह्मण की भी करो, ठाकुर की भी करो, वैश्य की भी करो, सबकी करो। जो है किसकी क्या संख्या है, किसका क्या अनुपात, उस अनुपात में हमारी हिस्सेदारी बंटनी चाहिए। ने कुछ उदाहरण ले दिया कि हमें आपको देना नहीं चाहता है वो, तो इसे साफ स्पष्ट है कि वो नहीं करना चाहेगा। हाँ, इतने दिनों तक नहीं बोलता था, बोलने लगा है कि करेंगे। कई विपक्षी पार्टियां भी बोलने लगे कि नहीं होना चाहिए। कारण उसका खाली है कि हमारे आपके बामसेब के जितने सहयोगी संगठन है उनके आंदोलन का ये असर है। हम करवा भी सकते हैं
अगर हमारे आंदोलन में इसी तरह से जान बनी रहे, हमारा आंदोलन और बढ़ेगा तो होगा। जैसे जब हमारे महापुरुष से संघर्ष कर रहे थे, शिक्षा का अधिकार मांग रहे थे, पानी पीने का अधिकार मांग रहे थे, तो एकाएक थोड़ी मिल गया। ये जो अधिकार कुछ मिले हुए हैं, बड़े संघर्ष, बड़े बड़े आंदोलन के बाद मिले हुए हैं। तो हमारा आपका आंदोलन भी उस स्तर का होना चाहिए, तभी ये काम होंगे। और जब गणना होगी तो हमें संख्या के हिसाब से हक हिस्सेदारी मिलेगी। इस काम के लिए अपने बामसेफ संगठन और इसके जितने भी आपसूर संगठन हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी हूं, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया हुआ है। जैसा परिचय में कहा गया, मैं पेशे से डॉक्टर हूं। कुछ दिन पहले हमें गांव में ये जाना जाता था कि बोलना नहीं जानता है, कुछ बोल नहीं पाता है। इस मंच की देन है, बामसेफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जितने भी मोर्चे हमारे हैं, इस मोर्चे की देन है कि मैं इतने बड़े समूह के सामने आज बोल पा रहा हूं। क्योंकि बामसेफ ने वास्तविकता को बताया, सत्य को बताया और बोलना सिखाया। तो इस चीज़ के लिए मैं बामसेफ, आपसूर संगठनों, अपने विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से अपने सभी महापुरुषों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमें भी इस बात की भी जानकारी दी कि वास्तविकता क्या है, देश की असलियत क्या है, और आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोल पा रहा हूं। इन बातों के साथ मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और इस बड़े आंदोलन में अब सभी लोग सहभाग करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को जय। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र पटेल, पूर्वांचल जोन प्रभारी इंपा। जलकिरण जी को बुला दीजिए और आपको दूसरे काम में जाना है, तो जलकिरण जी को बुला करके उनको बैठ करा दीजिए और उनको समझा दीजिए कौन कौन है क्या। ठीक है साथियों, कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है। उद्घाटक के रूप में हमारे बीच में विराजमान है केनाई से प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव जी। तो प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव जी इससे पहले सत्र का उद्घाटन करें। हमारे बीच में दो और अतिथि आ गए हैं, मैं उनका नाम लेकर उनको मंच पे आह्वान करता हूँ, आए। डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा जी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंपा उत्तर प्रदेश, और डॉक्टर केशव प्रसाद, राष्ट्रीय महासचिव प्रोटान नई दिल्ली। और इससे पहले प्रोफेसर अनिल यादव जी कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए। अभी से कुछ समय के लिए मंच का संचालन मैं माननीय चंद्र किरण जी आपको सादर सुपुर्द करता हूं। कृपया माननीय चंद्र किरण जी आए और आगे का मंच संचालन का जिम्मा जब तक कि मैं नहीं आता हूं तब तक आप कृपया संभालें। माननीय चंद्र किरण जी, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। और अब मैं आह्वान करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव जी, आप आएं और कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल यादव, केएनआई सुल्तानपुर। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सम्मानित गण और सामने हमारे बैठे हुए मूल निवासी जन, आप सभी का इस 40वें बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ उत्तर प्रदेश अधिवेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो माहौल चल रहा है देश में, वो मैं शुरू करता हूं। उद्घाटक के तौर पे मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं 5 मिनट समय लूँगा
और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड मतलब पहले से ही पटकथा लिख दी गई है, उसी हिसाब से ये माहौल चल रहा है। और इस पटकथा के हम लोग गुलाम बने हुए हैं, एक ऐसे नायक के हम लोग गुलाम बने हुए हैं, सहयोगी बने हुए हैं। हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसका सहयोग कर रहे हैं, किसका सहयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। जो भी इस समय चल रहा है वो सब पहले से स्क्रिप्टेड है और चेक एंड बैलेंस थ्योरी के माध्यम से वो लागू कर रहे हैं। और जहां उनको लग रहा है कि हमारी पटकथा में, हमारे स्क्रिप्ट में थोड़ी सी समस्या है, उसको वो बैक लेके और फिर उसमें संशोधन कर रहे हैं। उसके बारे में ही आज विषय जो रखे गए हैं उसी पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और सत्र का वास्तविक रूप से उद्घाटन करेंगे। जो विषय रखे गए हैं पहले सत्र में, पहला विषय है आपका ओबीसी जाति आधारित जनगणना। आपको मैं बता दूं, पूरा विषय के बारे में सर ने बताया है, मैं 1 मिनट इस पे कुछ कहना चाह रहा हूं। जो ओबीसी जनगणना है, जातिगत जनगणना अंतिम बार हुई तो 1941 में, 1931 का डेटा हम लोग के सामने आया, उसके बाद 41 का डेटा नहीं आया। फिर 2011 में 4,500 करोड़ खर्चा करके जातिगत जनगणना किया गया था। शायद हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे डेटा सामने आए जो अभी चल रहा है। डेटा की चोरी जो चल रही है कि डेटा सामने नहीं दिया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी चोरी जो थी 2011 जातिगत जनगणना, उस डेटा को फिर बाहर नहीं लेकर आया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लेकर आया गया, क्योंकि उन्हें लग गया कि इस डेटा के माध्यम से कुछ न कुछ बवाल हो सकता है, जिसके वजह से उस डेटा को छिपाया गया। आज जब समय लगभग 14-15 साल बाद इस पे चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है, उस पर भी चर्चा ये है कि 10-10 साल का दोनों का कार्यक्रम था। एक 10 साल बैठा, दूसरा आया तो 10 से 15 साल हो गया है। आप समझ रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं। तब आपस में लड़ के इस मुद्दे को वो लेके आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लियर कट है कि 2004 से 8, 9, उसके बाद 14, 10 साल, 14 से 24 तक रहना था, जो पहले से उन लोगों को फिक्स था कि 10-10 साल तक हम राज करेंगे, लेकिन 24 से 29 हो गया। तब विपक्ष में बैठे हुए लोग इस पे चर्चाएं शुरू कर दिए कि ये तो तुम गलत कर रहे हो, 10 के जगह 15 कैसे हो गया। अब उनको मुद्दे मिले कि हम क्या करें, कैसे मूल निवासी को अपने साथ जोड़े। तब वो जाति आधारित जनगणना की बात करने लगे। जाति आधारित जनगणना में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी जात के लोगों का जनगणना करना चाह रहे हैं कम्युनिटी बेस पे। ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि जितनी कम्युनिटी बेस पे जो जातियां हैं उनको भी हम जाति आधारित जनगणना करके उनका रेशियो निकालें और उसके अनुसार फिर आने वाले समय में उन्हें लाभ मुहैया कराया जाए। दूसरे विषय हैं भाजपा कांग्रेस की आपसी तालमेल और ईवीएम से संबंधित है। इस पे मैं बता रहा हूँ, एक नारा इस समय चल रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं यहाँ पे मंच पे ये कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश ये रहे कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू ना हो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है जो क्षेत्रीय जातियाँ हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, उनका सफाया हो जाएगा। पहले से ये मान के चल रहे हैं कि हम ही 2 हैं, द्विदलीय व्यवस्था रहेगी। वो मान के चल गए हैं कि हम ही 2 हैं, हमारी व्यवस्था चलेगी। और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने हित समूह के लिए प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करते हैं और वो अलग अलग क्षेत्र में शासन कर रहे हैं और वहाँ से केंद्र पे दबाव डाल रहे हैं और हमारे मांगों को पूरा करवाने का कार्य कर रहे हैं। ये उनको वो सह नहीं पा रहे हैं, उसके लिए वो सोच रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आएंगे तो क्षेत्रीय पार्टियां सब समाप्त हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टी बचेगी। जो हमारा दूसरा विषय है वो यही है कि द्विदलीय जो व्यवस्था है वो ना आए।
उसके लिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, वो बनेगा वन इलेक्शन वन नेशन, ये नारा न चले और ये व्यवस्था लागू न हो। तीसरा विषय है किसानों से संबंधित है, हमारे मजदूर भाइयों से संबंधित है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ, इतनी पब्लिक सामने है, मूल निवासी सामने है। मैं चाहूँगा कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो अपने समाज में जाके आप लोग इस चीज़ को फैलाने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा जो फ्री में राशन दिया जा रहा है और दूसरा काम है मनरेगा के तहत जो थोड़े से काम दे के अब पैसे दे दिए जा रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, सबको अच्छे लग रहे होंगे जिनको भाई फ्री में राशन मिल जा रहा है। लेकिन ये ऐसे पंगु बना रहे हैं कि जिस दिन ये व्यवस्था ख़त्म होगा उस दिन 99% ये मूल निवासी हैं जो फ्री में 99 के 100% मान के चलिए कि ये फ्री में राशन मिल रहा है और मनरेगा के तहत उन्हें कार्ड मिल रहा है 99%। जिस दिन ये व्यवस्था खत्म होगा उस दिन ये इस स्तर पे आ गए होंगे कि वो अपना भरण पोषण के लिए समाज में बाहर की दुनिया से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये मन से कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को आप ये बताएं कि लोगों को स्किल्ड करें, लोग स्किल्ड हो, एजुकेट हो कि कम से कम अगर जो व्यवस्था आपको मिल रहा है हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस व्यवस्था में ऐसे ढल जाएं कि वो व्यवस्था हटा दिया जाए तो आप फिर रोड पे आ जाएं। ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली। चूँकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाने में मैंने बहुत डेटा देखा है, मनरेगा का भी डेटा देखा है और फ्री राशन के डेटा देखा है। और आप लोग मनोवैज्ञानिक तौर पे ये समझ भी रहे होंगे कि जब आपको जो सुविधाएं मिलती हैं कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो सुविधाएं हटा दिया जाता है तो फिर आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में आपको प्रॉब्लम होती है और शायद आप फिर समाज में अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। तो जो ये फ्री का राशन और मनरेगा के तहत आपको मिल रहा है और आपको जो पंगु धीरे धीरे बना रहा है, ये व्यवस्था जिस दिन समाप्त होगा उस दिन हमारे मूल निवासी ही रोड पे आएंगे, इस स्तर पे रोड पे आएंगे कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप व्यवस्था में रहिए और कोशिश करिए कि एजुकेशन के माध्यम से, स्किल्ड के माध्यम से ये जो पॉपुलेशन दिख रहा है, पॉपुलेशन को आप ह्यूमन रिसोर्स में तब्दील कर दीजिए। मतलब कहने का यह है आप एज अ जनसंख्या के तौर पे न रहें, आप मानव संसाधन के तौर पे रहें। जब ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े आप कुछ काम आ जाएं। संख्या के तौर पे ना रहें, आपकी वैल्यू ये रहे कि आप हर जगह उपस्थित हो तो कुछ न कुछ करने योग्य रहें, पंगु ना बना रहें। तीसरे नंबर पे इसमें एक चीज़ और है जो मैं बोल रहा हूँ कि सब स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्ट में चेक एंड बैलेंस की बात हो रही है, पहले चेक कर रहे हैं उसको बैलेंस कर रहे हैं। उसमें आपका किसान और मजदूरों की बात हो रही है कि 2020 में 3 कृषि से संबंधित कानून पास होते हैं, पास नहीं हो पाए थे, उसको लेकर आया गया था, फिर वापस वो कर लिए। उसमें आप समझिए कि 2 बातें निकल के आई थी। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध खेती, और दूसरा था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम जो कीमत है। वो 2 बातें हैं। आप ये समझिए कि जिस दिन ऐसे कानून पास कर देंगे उस दिन जो हमारे मूल निवासी भाई हैं, जो अपने खेती किसानी गांव में रह रहे हैं, उसी के भरोसे जी रहे हैं, वो लोग रोड पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे प्लेयर पूरे विश्व में पड़े हुए हैं जहां पे इतनी टेक्नोलॉजी है, उत्पादन जो प्रोडक्शन कास्ट है, उत्पादन लागत है इतना कम है कि गेहूं जो हमारे यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत 20 रुपये में बिक रहा है मिनिमम, वो 10 रुपये में ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, विश्व के अलग अलग देशों से
वो भारत में आ जाएगा, 10 रुपये में बिकने लगेगा। 10 रुपये में बिकने का मतलब आपका सामान वो फिर बिकना, आपका गेहूं चावल बिकना बंद हो जाएगा, और जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन फिर किसान खेती करना बंद कर देगा। ये चीज़ें आप लोग इस समय वर्तमान में देख रहे होंगे। जैसे मोबाइल का समय है, चाइनीज मोबाइल 99% लोगों के हाथ में है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भारतीय मोबाइल जो बन रहा था, उस मोबाइल का जो प्रोडक्शन कास्ट यानी कि उत्पादन लागत बनाने में जो पैसे लगते थे वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और चाइना ने ये टेक्नोलॉजी लेके आया कि बहुत कम दाम पे मोबाइल बना दिया और वो भारत में डंप कर दिया। धीरे धीरे सभी लोगों को वही मोबाइल मिल गया क्योंकि वो कम दाम पे मिल रहा था। किसी को देश प्रेम से यहाँ पे मतलब नहीं है, उन्हें कम दाम पे अगर जो मिलता है, गेहूँ मिलता है, मोबाइल मिलता है, तो वो चाइना का रहे, ऑस्ट्रेलिया का रहे, अमेरिका का रहे, वो उसी का उपभोग करेंगे। तो जो किसान भाई हमारे 1 साल तक दिल्ली में बॉर्डर पे लगे हुए थे इस कानून को, काले कानून को वापस लेने के लिए, वो उनका यही मकसद था कि आने वाले समय में हमारे मूल निवासी वो रोड पे ना आए, उनका जो परंपरागत कृषि है, जो उनका खानदानी कारोबार है, वो ख़त्म ना हो। ये तीसरे विषय रहेंगे। इस पे हमारे विद्वत जन लोग आपसे बात करेंगे, ज्ञान देंगे, उसके माध्यम से आप अपने समाज में उस ज्ञान को प्रसारित करने का, इम्प्लीमेंटेशन करने का कारोबार करेंगे। द्वितीय सत्र रहेगा जो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। उसमें 4 विषय रखे गए हैं। इसमें एक विषय है बाबा साहब के नवयुग विशेषांक 1947 में एक कोटेशन था, उस कोटेशन को रखा गया है कि जो लोग ये समझते हैं कि जिन लोगों में उनका जन्म हुआ है उनका उत्थान करना अपना कर्तव्य है, और गुलामी पर प्रहार करने के लिए जो अपना तन मन धन और एवं कुर्बान कर देते हैं वह धन्य है। इस विषय पे रखा जाएगा कि आपको कुछ मूर्त और अमूर्त बातें भी समझ में आए। इसके बाद से दूसरे विषय पे है चलो गांव की ओर। माननीय मेश्राम साहब इस चीज़ को लेके बड़े तत्पर हैं। वो अलग अलग जगह पे इस बात को लेके फैला रहे हैं, चलो गांव के ओर। गांव की ओर चलने का मतलब है मूल रूप से हमारे जो मूल निवासी समाज है उनसे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट बने, क्योंकि हमारे लोग पढ़ लिख के नौकरी करके शहरों में निवास कर रहे हैं, और वो 5% 10% लोग जो हैं वो फिर समाज को छोड़ दे रहे हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि हम अपने लोगों को पहचाने और अपने लोगों तक पहुँचे और उनकी समस्याओं को सुने, उनके मूलभूत समस्याओं का समाधान करें। तीसरे पे है समर्पित कार्यकर्ता किसी व्यक्ति विशेष का समर्थक एवं अनुपालक नहीं होता, बल्कि संगठन के उद्देश्य, विचारधारा एवं अनुशासन का निर्वाहक होता है। चौथा विषय जो रखा जाएगा वो है बूथ लेवल तक सहयोगी संगठनों का नेटवर्क तैयार करना, और यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन की पूर्व शर्त है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, बस 1 मिनट और टाइम लूँगा। ये जो चौथा विषय है, इस विषय का ही मतलब वामसेप ने एक बात कहा था कि जो नेतृत्वविहीन समाज है उसमें नेतृत्व को जगाना, ये वामसेप का एक उद्देश्य होगा और बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। हम लोग 85% ऐसे हैं, क्यों नहीं हमारा कोई काम हो पा रहा है? इसके पीछे का कारण यह है कि हम लोग 85% होते हुए भी अपने बीच से बहुत अच्छे नेतृत्वकर्ता या नेता नहीं चुन पा रहे हैं, नहीं उनको आगे बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए चौथे नंबर पे विषय रखा गया है। ये हमारे दोनों सत्र के विषय रहेंगे। इन्हीं सब बातों से मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद प्रोफेसर अनिल यादव सर। साथियों, महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी लोग अनुशासन के अंतर्गत रह करके इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, हुक्मरान बनना चाहते हैं, तो उसका पहला सिद्धांत हम लोग वो अनुशासन जो हम समाज पर लागू करना चाहते हैं अपने ऊपर, उसको 100% उसका पालन करें। तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे, जिन साथियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया
वो सभी साथी रजिस्ट्रेशन करा करके ये हॉल में अपना स्थान लें। जो साथी जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आप देर से आए होंगे या जो भी कारण रहा होगा, आप रजिस्ट्रेशन करा करके ही हाल में अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों से राष्ट्रीय व्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि के अंतर्गत जो साथी फंड लेकर के आए हैं, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से जो साथी फंड लेकर के आए हैं, उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे, हॉल के बाहर मान्यवर नाथाभाई, मान्यवर राजकुमार जी बैठे हुए हैं, वो फंड आप उनके पास में जमा करा देंगे। जो भी साथी जिनके पास भी समाज से इकट्ठा हुआ फंड है, उसको नाथाभाई तथा राजकुमार जी के पास जमा करा देंगे। साथियों, आज बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी राष्ट्रीय मूल निवासी संघ उत्तर प्रदेश के राज्य कि आज मुख्य अतिथि मान्यवर चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली, वो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मान्यवर चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली। एक बार नाम बोल दो। राज्य अधिवेशन के पहले सत्र के अंतर्गत हम लोग आमंत्रित करते हैं मान्यवर सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली, मान्यवर सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली में आए और आज के महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखें। मान्यवर सिद्धांत मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा नई दिल्ली। हेलो, धन्यवाद। सबसे पहले मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का अभिवादन करते हुए इस प्रांगण में आज बामसेफ का 40वां राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों से आप सभी लोग अपना समय, बुद्धि, पैसा, हुनर लगा करके यहाँ पर उपस्थित हुए आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। साथियों, आज तमाम कई मुद्दों पर ये विषय पर राज्य अधिवेशन रखा गया है, तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जाति आधारित जनगणना को लेकर के भारत में 2011 से लगातार अगर किसी ने अभियान चलाना शुरू किया है तो वो बामसेफ के बैनर तले और बामसेफ के नेतृत्व कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये अभियान शुरू किया गया। और जब यह अभियान पूरे देश में फैल चुका तो शासक वर्ग के जाति के लोगों को लगा कि अभी ओबीसी के लोग जागृत हो गए हैं, तो ओबीसी के लोगों को जो वोट है वो हमारी तरफ ना हो करके दूसरी तरफ जा रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक शगुफा हमें दिया कि हम लोग जाति आधारित जनगणना करेंगे, मगर जब जियो निकाला तो उसमें जाति आधारित जनगणना का विषय ही हटा दिया। ये जो धोखेबाजी है, ये धोखेबाजी असल में ओबीसी के साथ आज पहली बार नहीं हुआ। असल में ओबीसी के साथ जो धोखेबाजी हो रही है, आजादी के बाद जो पहला चुनाव हुआ 1951 में,
51 में चुनाव के बाद ही ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई, और ओबीसी के धोखेबाजी जिसकी आबादी बड़ी विडंबना होती है हम लोगों को सोचने में, जिसकी इस देश में आबादी 60% है, 100 में 60% है, और उसकी गिनती नहीं होती है। इस देश में हिजड़े की गिनती होती है, मगर इस देश में पिछड़े की गिनती नहीं होती है। जब इस देश में पिछड़े की गिनती नहीं होती है तो आपके पास आपका डाटा नहीं होगा, आप कितने लोग हो भारत सरकार को पता नहीं होगा। जब भारत सरकार को नहीं पता होगा तो भारत सरकार हर साल बजट बनाती है, तो उस बजट में आपको पैसा शून्य घोषित करती है। आप अपना घर चलाते हो, अपना परिवार चलाते हो, यहाँ पर जितने भी साथी हैं सभी साथी अपने अपने घर के मुखिया हैं। अगर आप सभी लोग अपने अपने घर की मुखिया है तो आप जब कमाते हो तो आप तय करते हो कि हमें अपने बच्चों के पढ़ाई पर कितना खर्च करना है, हमें अपने घर के मरम्मत में कितना खर्च करना है। ये आप बजट बनाते हो, ये बजट बनाते हो तो इस आधार पर आपके घर में डेवलपमेंट चलता है। मगर इस देश में जो आप घर में बजट बनाते हो अपने जनसंख्या, अपने परिवार के सदस्यों के आधार पर बनाते हो, मगर इस देश में ओबीसी कितनी है जब इसकी गिनती ही नहीं है तो इस देश में आपका बजट जीरो बनता है। इसी वजह से भारत में हालत ये है कि 1800 प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसरों की वैकेंसी सैंक्शन की गई, और 1800 प्रोफेसर एसोसिएट में से अभी तक केवल 1400 लोगों को किया गया। और ये जो 1400 लोगों में है ये सारे के सारे रिजर्व, अनरिजर्व कैटेगरी सभी शामिल है। आपका हिस्सा खा गया, और आपका हिस्सा इतना ओबीसी का खाया जा रहा है कि ओबीसी के लोग कांवर ढोने की यात्रा में मग्न मस्त है। और इस वजह से आज आपकी सत्यानाश हो रही है। सत्यानाश इतना हो रहा है साथियों, इस देश में नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने 2014 में युवाओं को कहा था, अपने संकल्प पत्र में कहा था और चिल्ला करके कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2018 की रिपोर्ट है साथियों। 2018 की रिपोर्ट बता रही है जिस मोदी ने आपको दावा किया था, वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी के कार्यकाल में 1.50 करोड़ नौकरियां समाप्त हो गई। नौकरियां छटनी कर दी गई, खत्म कर दिया गया। ये मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है। अभी पिछले महीने तिमाही का सीएमआई की रिपोर्ट आई, उस सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार सीएमआई कह रही है कि भारत में जो युवा वर्ग है इतना निराश है, आशावान से बाहर हो चुका है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, उसके पास आय का स्रोत नहीं है। इस प्रकार से युवाओं ने 10% युवाओं ने बेरोजगार की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। हर रोज इस देश में 36 नौजवान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का रिपोर्ट है साथियों। अभी आपने 18 जुलाई को हम लोगों ने जब प्राइमरी स्कूल बंद करने का अभियान शुरू किया गया तो इसके विरोध में 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश का बड़ा महारैली हम लोगों ने जब लखनऊ में घेरा तो उसमें एक बहुत भयंकर रिपोर्ट सामने आई। साथियों, हम लोग समझ रहे थे कि केवल 27,000 उत्तर प्रदेश की सरकार स्कूल बंद करने की योजना बना रही है, मगर उसी दौरान जब हमने अध्ययन करना
शुरू किया तो पता चला 27,000 स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद कर दिए गए। और हम कब जागे जब हमें 27,000 स्कूल ज्यादा बंद करने लगा, 90,000 बंद कर दिए गए, उसके बाद हम जागे और इस देश में इतना भयंकर जिन महापुरुषों ने हमें शिक्षा की वजह से यहाँ पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार मिला, आज वही शिक्षा ये शासक जाति के वर्ग खत्म कर रहे हैं। और खत्म ही नहीं कर रहे साथियों, एक रिपोर्ट है, आपने राजस्थान का झालावाड़ जिला का नाम सुना होगा, तो आपने बहुत दिल दहलाने वाली घटना आपके सामने आई कि 7 बच्चे मंजिल में स्कूल में दब करके उनकी मृत्यु हो गई। मगर जब उस समय एक रिपोर्ट आई कि केवल झालावाड़ में नहीं बल्कि इस देश में 54,000 स्कूल जर्जर अवस्था में है। इस देश में 50% स्कूल, प्राइमरी स्कूल ऐसे स्कूल है जिनके पास कंप्यूटर कनेक्शन नहीं है, सुविधा नहीं है। एनईपी में सरकार कह रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सरकार कह रही है कि हम ड्रॉप रेट कम करना चाहते हैं, मगर आपको हम बताना चाहते हैं कि एनईपी के आने के बाद, एनईपी 2020 के आने के बाद एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र 2 करोड़ छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। ये एनईपी के आने के बाद का रिजल्ट है। तो इस देश में ये भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो गई है साथियों। ये जो भयंकर परिस्थितियां निर्माण हो गई है, इस भयंकर परिस्थितियों के लिए हम लोगों को एक ही रास्ता अब हमारे सामने है, वो है आंदोलन की तैयारी करना होगा। बगैर आंदोलन से हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें आंदोलन का रास्ता अपनाना होगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से, जो ये मुद्दे हैं, जो ये स्कूल बंद करने का मुद्दा है, पीपीपी मॉडल लागू करने का मुद्दा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टीचरों को एडहॉक पर रखने का मुद्दा है, टीचरों को जो टीचर नियुक्त है उनको समाप्त करने का कार्यक्रम चल रहा है। इस तरीके से तमाम मुद्दों को क्लब करके आने वाले 6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और ये सरकार को अब हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जिस सरकार ने हमारे नौजवानों के पीठ में छुरा ढोकने का काम कर रहा है, इस देश में मात्र 5 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी के 65 पेपर लीक किया, और 65 पेपर लीक किया, उन 65 पेपरों में से 27 पेपरों का परीक्षा ही नहीं कराया, 27 पेपर कैंसिल कर दिया। एक पेपर में अभी कार्मिक विभाग का रिपोर्ट है साथियों, 2023 और 24 की रिपोर्ट, कार्मिक विभाग की रिपोर्ट वेबसाइट पे पढ़ लेना, देख लेना। 2.5 करोड़ लोग केवल 27,000 नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं और केवल उनको 27-28 हजार नौकरी मिलती है, पद मिलता है, अलॉट होता है। बाकी लोग 2.5 करोड़ लोगों में से बाकी लोग बेरोजगार होते हैं। और सरकार निकम्मी सरकार कह रही है कि हम तो 75 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। सवाल जब खड़ा करो तो सरकार कहती है, डाटा नहीं देती है। तो वो 75 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का सरकार कह रही है डाटा, ये झूठ दे रही है। साथियों, आपको पता है सरकार इतनी झूठी है, अब तक तो हम लोग ईवीएम मशीन पर भी कहते थे कि ईवीएम मशीन से चोरी होती है। ये नाजायज ईवीएम की औलाद की सरकार ईवीएम ही नहीं, अब तो मुर्दे को भी वोटर में शामिल कर देती है और जिंदे को भी मृत्यु घोषित कर देती है। और ये नाजायज सरकार इस देश में नाजायज तरीके से चुन करके आने के बाद इस देश के युवाओं के अधिकार को हनन कर रही है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम लोगों को साथियों, आने वाले
6 अक्टूबर को आप सभी साथियों को दिल्ली में बड़ी तैयारी करनी चाहिए। आप सभी साथियों ने हमें सुना, अवसर दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो साथियों, अभी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ बहुजन नायक, वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो हम सब लोग उनका एक लंबे समय से व्यवस्था परिवर्तन में किया गया अपूर्णीय योगदान, वर्तमान समय में हम सभी लोग उनके मार्गदर्शन निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अधिक से अधिक मान्यवर मेश्राम साहब को समय दें, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले वक्ताओं से हम लोग अनुरोध करते हैं कि वो समय का भी विशेष ध्यान रखेंगे। डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा सर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंपा उत्तर प्रदेश। डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा सर, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इंपा में आए और अपनी बात रखें। मान्यवर डॉक्टर एस.एन. विश्वकर्मा सर। सभी साथियों को जय मूल निवासी। कोई बात, आराम से आराम से। बहुजन समाज में पैदा हुए हमारे सभी संत, गुरु, नायक, महानायक, मूल निवासी मसीहा, सबके चरणों में नमन करते हुए, सबका अभिवादन करते हुए, मंच पर विराजमान सभी मूल निवासी साथियों का स्वागत करते हुए, दूर दराज उत्तर प्रदेश से आए सभी बहुजन साथियों का दिल से इस्तकबाल करते हुए सभी को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, बामसेफ के 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सबका स्वागत है। मुद्दा आपके सामने है, मुद्दा है सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना को पिछड़ी जाति आधारित जनगणना में परिवर्तित। सीधा मतलब है सरकार जनगणना को जनगणना के रूप में नहीं कहना चाह रही है, और खास करके मैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो जाति आधारित जनगणना है उसमें खास करके पिछड़ी जातियों का उल्लेख किया गया है, जो कि से धोखा है। जिस तरह से अभी आपके बूथ से नाम काटे जा रहे हैं, उसी तरह से जनगणना में आपके नाम काटे जाएंगे। ये चेतावनी है, इसको सीखना और समझना होगा कि सरकार सभी जातियों का जनगणना की बात क्यों नहीं कर रही है, जब भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, पिछड़े हैं, सम हैं, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, तो सरकार सिर्फ पिछड़ी की बात या जाति बात क्यों कर रही है? इसका मतलब सरकार डाटा चोरी करने में लगी पड़ी है। सरकार वो डाटा दिखाएगी जिससे पिछड़े वर्ग की संख्या को हम कम दिखा सके और पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बता सके कि जो आपको मिल रहा है वही बहुत ज्यादा हम दे रहे हैं। तो मुद्दे से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जब बात होगी तो आपको बात करनी है। जो भी प्रदर्शन है उस प्रदर्शन में आपको बात रखना है कि अगर भारत में कोई जनगणना होती है तो सभी जातियों की हो, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, अदर बैकवर्ड क्लासों की और शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग की, सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपके सामने इसके सबसे ज्यादा ज्वलंत उदाहरण है जो बिहार में एसआईआर हो रहा है। एसआईआर के तहत आप देखिए कि 65 लाख जो काटे गए हैं, सरकार उसका जातिगत आंकड़ा करेगी, उसमें 90% से ज्यादा लोग मूल समाज, निवासी समाज के लोग होंगे। साथों इसलिए बहुत सतर्क और बहुत अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। सरकार बहुत रणनीति के तहत, प्लान के तहत पिछड़ों की, ओबीसी, एससी वर्गों की मूल्य को हकमारी कर रही है। इसलिए जब भी बात हो
जब भी बात करने की बात हो तो आप एक बात एक सुर में कहेंगे कि सरकार अगर जनगणना कराती है तो सभी जातियों की, सभी धर्मों की, सभी मजहब पंथों की और सभी वर्गों की होनी चाहिए, अन्यथा ये जनगणना मंजूर नहीं होगी। इसलिए साथियों, मुद्दा आपको सामने है, मुद्दे को ज्वलंत रखना है, मुद्दे पर प्रहार करना है और अपनी हक की बात करनी है। जिस दिन आप अपनी बात को हक करना सीख जाओगे उस दिन आपकी बात बिल्कुल सटीक होगी। मैं हमेशा एक मंच से कहता हूं और यहां फिर उस मंच से कहना चाह रहा हूं, बुद्धि और बल किसी की बपौती नहीं है, बुद्धि और बल किसी की बपौती नहीं है। इसीलिए हमारे लिए उनको पता है कि जब अवसर मिलेगा तो व्यक्ति बुद्धिमान और पहलवान बनेगा। इसलिए हमारे अवसर पर प्रहार किया जा रहा है। जिस तरह से अभी स्कूलों का मर्जर हो रहा था, जिस तरह नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, जिस तरह पेंशन खत्म किया गया है, ये सीधा हमारे आर्थिक अवसरों पर प्रहार है। और सरकार ये जानती है जब अवसर खत्म करेंगे तो ये अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जाति आधारित जनगणना की जब बात हो रही है, जब हमारी संख्या को कमतर दिखा दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि आपकी संख्या ही नहीं है, आप किस तरह से बात कर रहे हो और किस तरह की बात आप कर रहे हो। हम जो भी अधिकार मांगते हैं, हम जो भी अपनी बात कहते हैं, वो सिर्फ मेरे हम लोग जो कह पाते हैं वो बाबा साहब के लिखित संविधान के तहत ही कह पाते हैं। अगर वो संविधान मेरे पास लिखित रूप में नहीं होता तो आज वो हम उसको सुनने वाला कोई तैयार नहीं होता। साथियों, जब भी हम बात करते हैं, संविधान में जो भी लिखा है हमारी मांग संविधान के तहत है और संविधान सम्मत है। इसलिए साथियों, जब भी आप बात करते हैं तो संविधान सम्मत और संविधान की बात करेंगे तो आपकी बात सुनी जा सकती है, अन्यथा समाज में कोई संविधान नहीं है। आप देखिए कि समाज में कोई संविधान की बात बिल्कुल नहीं करता है। समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं का पूरा असर है, वो आज भी आपके साथ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की बात करते हैं। तो साथियों, सबसे समग्र मुद्दा है हमारे बहुजन समाज में 85% के समाज के साथियों के साथ कि जब भी वो बात करते हैं तो उसमें अपनी बात कहें। तो मैंने जो कह रहा था कि बुद्धि और बल बपौती नहीं होती है, उनको पता है कि आज हम यहाँ जो बैठे हैं या हमारी संख्या जो दिख रही है उसमें हमको जो अवसर मिला है, अवसर क्या मिला है? हमको पढ़ने का, बोलने का, लिखने का, बसने का, उठने का, संगठन चलाने का, संगठन निर्माण करने का, संगठन में अपनी बात रखने का यह अधिकार संविधान के तहत है और सारा प्रहार इसी पर है। इसलिए साथियों, समय बहुत ज्यादा होता नहीं है, वक्ता बहुत होते हैं। मूल बात है कि सरकार का पूरा उद्देश्य है कि काबिलियत की युद्ध नहीं हो रहा है, काबिलियत खत्म करने का युद्ध हो रहा है। ध्यान रखिए, कभी भी काबिलियत का युद्ध नहीं हो रहा है, काबिलियत को समाप्त करने का युद्ध हो रहा है। और काबिलियत जो हमारी निकलने लगी है तो उन्होंने अवरोध उत्पन्न करना शुरू किया है और अवरोध उत्पन्न करने के चक्कर में SIR जैसी प्रक्रिया, जाति आधारित जनगणना को सीमित करने की प्रक्रिया, नौकरियों देकर नौकरियों की बात नहीं करने की प्रक्रिया, पेंशन खत्म करने की प्रक्रिया और किसानों के मुद्दों में इन शॉर्ट बोलूंगा कि सरकार चाह रही है कि आपके मुद्दे, आपकी जमीनें, आपके जिला के, वैसे भी हम भूमिहीन हैं, हमारे पास भूमि है भी नहीं और जो भी थोड़ी मोड़ी बची है सरकार की निगाह उस पर है। इसलिए साथियों, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, बाबा में इस्लाम जिंदाबाद, बोल 85, बोल 85, मूल्यवासी, बोल 85, जय मूल्यवासी। मेसराम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेसराम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोल 85, जय मूल्यवासी, बोल 85, जय मूल्यवासी। साथियों, बहुजन नायक मान्यवर अमन मेश्राम साहब हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उत्तर प्रदेश बामसेफ के 40वें अधिवेशन में उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं हमारे अध्यक्ष माननीय वेमराम साहब उपस्थित हो चुके हैं, मंच पर आसीन हो चुके हैं। एक बार आप लोग ताली बजाकर सर का स्वागत करिए।
बामन मेश्राम जिंदाबाद जिंदाबाद, बामन मेश्राम जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं बात समाप्त कर रहा था, थोड़ी सी बात बोल के मैं बैठूंगा, सर आ चुके हैं। मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य था कि आप अगर आंख खोल कर देखते हैं, दिमाग खोल कर देखते हैं, तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, और लड़ाई हमारी सिर्फ अवरोध समाप्त करने की है। आजादी से लेकर आज तक, चाहे वो पूना पैक्ट हो, चाहे ऑटो का अधिकार हो, चाहे डुअल फ्रेंचाइजी का अधिकार हो, चाहे आज आरक्षण हमारी गिनती की बात हो, चाहे हमें नौकरियों की बात हो, इसलिए सबको सजग और सतर्क रहना है और बामन मेश्राम साहब के कंधों को मजबूत करना है। उनके कंधों को इतना मजबूत करना है कि दिल्ली की सरकार के पसीने छूट जाएं। इन्हीं के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सभी को जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, जो साथी अभी इधर उधर खड़े हुए हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं, आगे जगह पड़ी हुई है, आप लोग अनुशासित हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं इस देश